नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। देखो, हमने इससे पहले यहाँ पे जो एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी के हमने यहाँ पे दो वीडियो इस चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट कर लिए। ये आपके पार्ट नंबर 3 है यहाँ पे, तो 3rd नंबर पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। कंटिन्यू देखो, क्लास चल रही है आपकी बायोलॉजी की। यहाँ पे क्लास का मेन जो मैं बेस बता देता हूँ आपको। एक तो हम लाइन्स टू लाइन्स कवर कर रहे हैं, और इसके अलावा मेन आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 12th बायो का हिंदी मीडियम का हम यहाँ पे सिलेबस है वो यहाँ पे कवर करवाएंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कहीं पर भी प्रॉब्लम ना हो। और इस बार का जो नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 का, उनमें से आपको बायो की अगर बात करें, यहाँ पे 12th का जो सिलेबस है, आपको नोट्स भी मैं सेंड करूँगा। उनमें से लगभग 99% जो सवाल है वो नोट्स आए, नोट से बाहर नहीं गए। मतलब बायो के अंदर तो आप ये मान कर चलिए कि बायो के अंदर अगर आप एनसीईआरटी कवर कर लेते हो बायो की, तो उससे बाहर कुछ नहीं जाता है। सबसे जो इजी पेपर था वो आपके बायो का था, क्योंकि सारी लाइंस टू लाइंस मिल रही थी और डायरेक्टली आपके हाइलाइटर जो लाइनें थी वही एग्ज़ाम के अंदर पूछी गई है। तो एकदम आसान सा आपका पेपर हुआ था यहाँ पे 2023 का। तो हम यहाँ पे जो अब चैप्टर है, इस चैप्टर नंबर 2 का 3rd पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट है वो कंप्लीट कर लिए थे। देखो, यहाँ पे लाइन टू लाइन कवर कर रहे हैं। तो हमने पहले देखो क्या क्या पढ़ लिया था वो मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने लाइन्स टू लाइन्स भी कवर करवा देता हूँ और पहले भी हमने पढ़ लिया था। देखो, इनमें जो चीज़ें दे रखी है यहाँ पे हेडिंग्स है, यहाँ पे 2.1 इसके अंदर दे रखा है यहाँ पे कि भाई मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है। यह मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद, अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के प्रतीक रहा है। तो हमें कुछ 5 पुष्पों की सूची बनानी है जो श्रृंगार महत्व को काम में आते हैं या घर में हम काम में लेते हैं यहाँ पे। तो कुछ यहाँ पे कोई भी पुष्पों की आप सूची बना सकते हो, ठीक है। अब देखो, जो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम यहाँ पे, और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं। हमें यहाँ पे पुष्प का डायग्राम दे रखा है, और पुष्प का डायग्राम हमने पहले क्लियर करवा दिया था यहाँ पे। तो ये आपके पुष्प का डायग्राम है यहाँ पे, जिसमें से देखो यहाँ पे पुष्प के अंदर ये जो बीच वाला आपके जो पोर्शन है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पे जायांग का पोर्शन होता है। इसके अंदर जायांग के पोर्शन के अंदर ये सबसे ऊपर का जो भाग है, ठीक है, सबसे ऊपर का पोर्शन उसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं। ये जो नलिकानुमा पोर्शन होगा पूरा, इसको हम वर्तिका कहते हैं। और सबसे अंतिम का ये जो पोर्शन है ये कौन सा हो जाएगा, अंडाशय का पोर्शन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ग्रीन कलर की जो संरचना होती है उनको हम कहते हैं बाह्य दल, और रंगीन जो आपकी ये होती है संरचना, इनको हम कहते हैं यहाँ पे दलपुंज, ठीक है। ये होते हैं परागकोश, ये परागकोश है यहाँ पे ग्रीन, ये संरचना जो कोश के समान संरचना, इनको हम कहते हैं परागकोश। बाकी इनकी जो तंतुनुमा संरचना होती है इसको हम कहते हैं पूतंतु। तो ये हमारे सामने पुष्प की यहाँ पे संरचना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने चीज़ें कवर की थी कि एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प आकारिकी, भ्रूणिकीय, आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल है। मतलब ये कहा गया है यहाँ पे कि भी पादप है, उस पादप के अंदर या पौधे के अंदर मेन जो जनन अंग होता है वो जनन अंग क्या होता है, पुष्प होता है। तो ये बात ध्यान में रखनी, यही बात यहाँ पे समझाई गई है कि पुष्प के अंदर मेन जननशील जो चक्र है या जनन का जो भाग होता है वो पुष्प होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट दे रखा, आपने कक्षा 11th में एक पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया होगा। बिल्कुल, आपने 11th क्लास के अंदर पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि पुमंग के बारे में, जायांग के बारे में, अंडप के बारे में, ठीक है, ओवेरी के बारे में, उसके टाइप आपने पढ़े होंगे। यहाँ पे बीज के बारे में पढ़ा होगा, बीज का निर्माण कैसे होता है, भ्रूण कोश के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सारी संरचना हम पहले 11th क्लास में नॉर्मली आपके पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे क्या रखा है यहाँ पे, डायग्राम आपके दे रखा है यहाँ पे 2.1, एक प्ररूपी पुष्प के विभिन्न अंगों को पुनः स्मरण करने में सहायक होगा। ये डायग्राम ऊपर जो दे रखा हमने पढ़ लिया था, इसको देख लिया था यहाँ पे। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि भी निषेचन पूर्व घटनाएं। देखो, मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पे पहले, तो निषेचन पूर्व जो घटनाएं हैं वो हमें पढ़नी है। मतलब हमने इस चैप्टर को ऐसे डिवाइड किया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक तो हमने यहाँ पे निषेचन से पूर्व की घटना इसके अंदर पढ़ेंगे, निषेचन से पूर्व की घटना। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे निषेचन के दौरान की घटना, और 3rd नंबर हम पढ़ेंगे यहाँ पे निषेचन के पश्चात की घटना। तो ये इस प्रकार से हमारा टॉपिक चलेगा। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा
तो चैप्टर को आपके नोट्स है वो नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे। यहाँ पे आप ये जो नंबर है इन नंबर के ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो 8824014813। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे नोट्स है वो चैप्टर वाइज आपको सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो निषेचन से पूर्व की घटनाओं के अंदर क्या दे रखा है कि पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व ये तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। तो आपने देखा होगा कि भी जैसे पादप के अंदर पुष्प लगेंगे तो उससे पहले हमें पता लग जाता है कि उसके अंदर पुष्प कैसे लगेंगे, क्योंकि उनके अंदर नॉर्मली जो आपकी ग्रोथ होती है नोट्स वगैरह की वो आपकी रुक जाती है और छोटी छोटी आपकी कलियाँ इस टाइप में आपको दिखाई देना शुरू होती है। तो हमें पता लग जाता है पादप के अंदर पुष्प है वो लगने वाले। अनेक हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है, क्योंकि फ्लावर के अंदर जब पुष्प आते हैं तो उस पुष्प के लिए या पुष्पन के लिए कुछ हार्मोन भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। और पादप हार्मोन आपने 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे भी 5 प्रकार के होते हैं। ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन्स हो गए, साइटोकाइनिन हो गए, इथाइलिन हो गया और एब्सिसिक एसिड हो गया। तो ये हमारे सामने जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे पुष्पन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उनके अंदर भी परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसके फलस्वरूप पुष्पीय आदक मतलब फ्लावर आपके प्राइमोर्डियल के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ हो जाता है। पुष्प क्रम की रचना होती है जो पुष्पी कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण करती हैं। पुष्प में नर मादा जनन अंग संरचनाएं पुमंग और जो जायांग होती है ये संरचनाएं क्या होती है आपके विकसित होने लगती हैं। और आप पुमंग हैं भरपूर पुंकेसरों का गोला होता है, नर जनन अंग तथा जायांग स्त्री मादा जनन अंग होता है। मतलब ये कहा गया है यहाँ पे कि जो पुष्प है हमारे पास में उस पुष्प के अंदर एक भाग तो होगा यहाँ पे नर का और एक कौन सा होगा मादा का। अब जो नर का भाग होगा वो तो पुमंग होगा और मादा का भाग कौन सा होगा जायांग होगा। पुमंग होगा ये पुंकेसरों का एक बंडल होता है, पुंकेसरों का क्या होता है बंडल, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे आपके पुमंग कहते हैं, ठीक है। तो ये नर जनन अंग और मादा जनन अंग ध्यान में रखना, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग रिवीजन करवा रहा हूँ, साथ में चैप्टर कंटिन्यू चलता रहेगा और चैप्टर को हम यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग ही कवर करेंगे। जिसकी यहाँ पे 2.1 हेडिंग थी उसको हमने नोट्स में भी वीडियो में भी कंप्लीट कर लिया और बुक के अंदर भी कवर कर लिया, तो कोई भी लाइन हमारी पीछे नहीं रहेगी। अब देखो नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी संरचना पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी और परागकण की संरचना। देखो हमने जो पार्ट नंबर 2 किया था इस चैप्टर का, जो मैंने वीडियो बनाया था पार्ट नंबर 2, उसके अंदर इसकी संरचना कंप्लीट बता रखी है। तो मैं आपको इस बुक के अकॉर्डिंग रीड करवा देता हूँ कि भी हमारी लाइनें हैं वो पहले कंप्लीट हो चुकी है और कोई भी लाइन आपकी डाउट नहीं रहेगी। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक विशिष्ट पुंकेसर 2 भागों में विभक्त रहता है, जिसमें लंबा एवं पतला डंठल तंतु संरचना रहती है। 2 भागों में विभेदित होता है और डंठल नुमा संरचना होती है यहाँ पे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं तंतु कहते हैं। अंतिम जो सिरा होता है वो आपकी क्या होता है परागकोश होता है द्विपालित। अब जैसे कि ये आप संरचना देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारे सामने पूरी की पूरी जो संरचना है एक आपके पुंकेसर की संरचना है। किसकी संरचना है पुंकेसर। तो पुंकेसर के अंदर आप देख सकते हो ये ऊपर की संरचना आपके परागकोश और बाकी ये जो नीचे की संरचना है इसको हम कहते हैं यहाँ पे पूतंतु या डंठलनुमा जो संरचना होती है उसको तंतु कहते हैं, ठीक है ना। ये बात तो क्लियर हो गई यहाँ से लाइन। फिर देखिए नेक्स्ट आप यहाँ से कि तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्प दल से जुड़ा होता है। अब ये जो तंतु है इस तंतु का ये जो हमारे पास में अंतिम शिरा होगा ये किससे जुड़ा होगा यहाँ पे पुष्पासन से जुड़ा होगा। किससे पुष्पासन से। कैसे जुड़ा होगा तो आप इसको समझने के लिए आप यहाँ पे डायग्राम नंबर जो 2 है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप इस डायग्राम को देखिए एक बार, इस डायग्राम के द्वारा आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए इसके अंदर मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ और जूम करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे कि भी हमारे पास में ये एक यहाँ पे पुंकेसर है, ठीक है। इसका जो अंतिम सिरा है ये देखिए आप पुष्पासन से जुड़ा हुआ रहेगा या फिर आपके यहाँ पे दलपुंज या बाह्य दलपुंज से जुड़ा हुआ होगा। यही बात वहीं पर लिखी हुई है कि ये जो हमारे पास में जो संरचना होगी वो किसके थ्रू यहाँ पे जुड़ी हुई रहेगी, तो वो संरचना आपके यहाँ पे पुष्पासन से जुड़ी हुई रहेगी। ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई हमारी। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बात, नेक्स्ट हमारे सामने लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो पुंकेसरों की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजातियों में पुष्पों में भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पे कहा गया है कि सब पुष्पों के अंदर जो हमारे पास में पुंकेसर होते हैं उन पुंकेसरों की संख्या फिक्स नहीं होती। मतलब जो पुंकेसर है उन पुंकेसर की जो संख्या है वो पुंकेसर की संख्या सारे पादप के अंदर एक समान नहीं होती।
उन पुंकेसरों की संख्या क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप 10 पुष्पों में से एक पुष्प पुंकेसर एकत्रित करें, उन्हें एक स्लाइड पर रखें, तो आप देखेंगे कि इनके आकार में बहुत विभिन्नता होती है जो प्रकृति में विद्यमान होते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके आसानी से लिखी हुई है। ठीक है ना, ये हमने पहले पार्ट नंबर 2 के अंदर पढ़ ली थी। फिर नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पे कि भाई हमारे पास में जो पुंकेसर होता है, उस पुंकेसर का डायग्राम हम यहाँ पे इस प्रकार से बनाते हैं। ये ऐसा डायग्राम बनता है। देखो फिर से मैं बना रहा हूँ, ये एक संरचना बनी, ये दूसरी संरचना बनी, तो ये 2 पालियाँ होगी। कितनी पाली होगी इसके अंदर, 2 पालियाँ। तो पुंकेसर के अंदर 2 पाली होती है, आप इसको देख सकते हो यहाँ पे। एक तो ये इधर वाली पाली होगी और एक ये दूसरी इसके अंदर इधर वाली पाली होगी। इन दोनों पालियों को मैं अलग अलग कलर से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, एक तो ये पाली होगी हमारे पास में, और एक थोड़ा मैं यहाँ पे अलग कलर ले लेता हूँ, आपको पता लग जाए यहाँ पे, और एक दूसरी ये आपके पाली होगी। ये दोनों मैंने अलग अलग कलर शो किए यहाँ पे। तो ध्यान में रखना, परागकोश के अंदर 2 पालियाँ होती हैं और इन दोनों पालियों के अंदर 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती। कितनी, 4। सबसे पहली एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये। तो टोटल लघु बीजाणु धानियाँ इसके अंदर कितनी होती हैं, यहाँ पे 4 होती है। यही चीज़ हमारे सामने यहाँ पे समझाई गई। कैसे, एक प्रारूपीय आवर्तबीजी परागकोश द्विपालित होता है, मतलब द्विकोष्ठिक कह सकते हो। अनुलंब खांज परागकोश को अलग करती है। अब परागकोश होता है, द्विपालित होता है, और ये ध्यान में रखना, परागकोश एक 4 द्विशीय चतुकोष्ठीय संरचना होती है। 4 कोष्ठक होते हैं, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताए थे। ये यहाँ पे अलग अलग 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, ये पहला कोष्ठक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इस प्रकार 4 क्या होते हैं, कोष्ठक, जिसको हम चतुष्कोष्ठीय संरचना कहते हैं, जिसमें 4 कोनों पर लघु बीजाणु धानी सम्मानित होती है और प्रत्येक पाली में 2 होती है। अब इसकी संरचना को फिर से समझ। हमारे पास में ये परागकोश है, इस प्रकार से 2 पाली होती है। इसको जब कट करेंगे तो ये हमें इस टाइप में यहाँ पे दिखाई देगा, ये ऐसे दिखाई देगा। इनके चारों कोनों पर यहाँ पे लघु बीजाणु धानियाँ होती है। ठीक है, तो ए परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती है। कितनी होती है, 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं। ये लघु बीजाणु धानियाँ आगे विकसित होकर परागपुटी या पोलेन सेक बनाती है और अनुलंब एक परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होती है और परागकणों से ठसाठस भरी होती है। मतलब ये जो हमने यहाँ पे पर लघु बीजाणु धानियाँ बनी हैं, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे परागकण होते हैं, अनेक सारे परागकण भरे हुए होते हैं। तो ये कंप्लीट हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी संरचना की, कि लघु बीजाणु धानी की संरचना कैसे होती है। और ये जो लघु बीजाणु धानी की जो संरचना है, ये हम कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ तक ये पार्ट नंबर जो 3 है ये कंप्लीट होता है। हमने साथ में रिवीजन भी कर लिया पीछे के वीडियो का। नया जो पार्ट अब यहाँ पे लघु बीजाणु धानी की जो संरचना है, ये हम यहाँ पे पार्ट नंबर 4 के अंदर पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर कमेंट करना। यहाँ पे कंटिन्यू सीरीज यहाँ पे चलती रहेगी। सारे लेसन हैं वो हम यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। पहले तो हम यहाँ पे समझेंगे उन चीज़ों को नोट्स के थ्रू, फिर हम यहाँ पे जो एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी की जो लाइन्स है उन लाइन्स को यहाँ पे कवर करेंगे, और उसके बाद में जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, और साथ में आपके भी कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।